Hey guys, Swap here. So again I am back with another video of dental histology. तो इसमें हम करने वाले हैं पल्प आज के लेक्चर में. इस लेक्चर को काफ़ी टाइम हो गया था डेंटल हिस्टोलॉजी को लिए हुए, तो सो नाउ दिस इज द लेक्चर ऑफ द पल्प. सो लेट्स बिगिन विद इट. सो पल्प क्या है बेसिकली? सो वी नो वेरी वेल, वी आर वेरी फेमिलियर विद द टूथ. दिस इज एनामल, द डेंटिन, एंड देन देयर कम्स द पल्प. तो पल्प है क्या बेसिकली? पल्प एक मीजेनकाइम कनेक्टिव टिश्यू है जो एक पूरे पल्प की कैविटी को ऑक्यूपाई करके रखता है. ये पूरा सेंट्रल पार्ट में पल्प देखने को मिलता है हमको, और इसके ऑल तरफ हमारे हर साइड पे इसके डेंटिन देखने को मिलता है. यहाँ पे केवल एग्जेप्ट एपिकल फोरामेन, ये वाला जो पोर्शन है, लाइक हम देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द एपिकल फोरामेन. ये जो एंडिंग पोर्शन है, दिस इज एपिकल फोरामेन. यहाँ छोड़ करके और एवरीवेयर हमें पल्प देखने को मिलता है, एंड ऑल्सो द एसेसरी कैनाल ओपनिंग्स. देयर आर टोटल 32 पल्प कैविटी देखने को मिलती है एडल्ट डेंटिशियन में. So we total 32 pulp cavity are seen in the adult dentition. The pulp cavity जो है मोलर टीथ की अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स लार्जर होती है एज कंपेयर. अगर हम कंपेयर करें कि बाकी कोई भी टीथ की मोलर टीथ की पल्प कैविटी आर कंपेरेटिवली लार्जर देन एनी अदर देन कंपेयर टू द इंसाइजर्स. और पल्प जो है वो कैविटी उसकी एक्सटेंड कर दी रूट ऑफ द टूथ. यहाँ से पूरी रूट ऑफ द टूथ में पल्प कैविटी एक्सटेंड करके रखती है, एंड एज अ रूट कैनाल जो ओपन करती है पेरियोडोंशियम में. एंड यहाँ से हमें पता है तो यहाँ पे इधर जो है, इधर इट इज सीमेंटम, एंड सीमेंटम के इस साइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा पेरियोडोंशियम विच एक्सटेंड टू द पेरियोडोंशियम वाया द एपिकल फोरामेन. जिस एपिकल फोरामेन के थ्रू वो एक्सटेंड कर जाती है पेरियोडोंशियम में. ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह सब, ये पूरा जो पल्प है ये बहुत रिच होता है वस्कुलर सप्लाई में, नर्व सप्लाई में, वो सब प्रेजेंट होती है. तो हमें पता है हमारे टोटल 32 परमानेंट टीथ है प्लस 20 डेसिड, 32 परमानेंट प्लस 20 डेसिडस. तो ऑल ओवर कितने पल्प ऑर्गन्स देखने को मिलता है? सो हमको ऑल ओवर 52 पल्प ऑर्गन्स देखने को मिलता है. और टोटल वॉल्यूम जो है परमानेंट पल्प ऑर्गन का कितना आएगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टोटल वॉल्यूम ये अक्सर पूछा जाता है वाइवा वगैरह में. द टोटल वॉल्यूम ऑफ परमानेंट टोटल पल्प ऑर्गन, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द परमानेंट टीथ पल्प ऑर्गन कितना होगा? इट इज द 0.38 cc. तो 0.33 cc के हमारे पूरे परमानेंट टीथ का पल्प ऑर्गन का वॉल्यूम है. और मोलर का स्पेशली आपको याद रखना है जो 0.38 सीसी है. टोटल हमारे 32 टीथ है एंड हमारे 0.38 सीसी है. तो मोलर का कंपैरेटिवली ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इंसाइजर्स एंड ऑल. नाउ लेट्स सी द पल्प. पल्प की हम एनाटमी देखें तो पल्प की एनाटमी में हम पल्प को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, दिस अपर पोर्शन विच यू कैन सी, दिस पोर्शन जो क्राउन वाली साइड है, दैट इज द कोरोनल पोर्शन. एंड दिस पोर्शन इन द रूट साइड, दैट इज द बेसिकली द रेडिकुलर पोर्शन, रूट रेडिकुलर पार्ट, एंड दिस इज द कोरोनल पार्ट. क्राउन पार्ट कोरोनल एंड दिस इज रेडिकुलर पार्ट. तो क्या डिफरेंस है? अब कोरोनल पार्ट जो है क्राउन वाला, इसके 6 सरफेस है. सुपीरियर सरफेस, इधर वाला सरफेस लेफ्ट राइट, एंड द मीडियल एंड डिस्टल सरफेस. सो दिस इज सरफेस ऑफ द क्राउन. एंड द पल्प क्राउन वाले पोर्शन में आपको हॉर्न्स देखने को मिलेंगे. ये वाले क्राउन में ये देखिए, ये वाला जो हमने एक्सटेंशंस बनाए हैं, ये हमने जो एक्सटेंशंस बनाए हैं, सो दीज आर बेसिकली द पल्प हॉर्न्स. लाइक ये जो पल्प है, ये वाले जो पल्प के ऐसे एक्सटेंशन है ये वाले, सो दीज आर बेसिकली द पल्प हॉर्न्स. तो ये पल्प हॉर्न्स किस पर डिपेंड करते हैं? कितने पल्प हॉर्न होंगे ये डिपेंड करेगा कि कितने कस्प प्रेजेंट है हमारे टूथ में. तो नंबर ऑफ पल्प हॉर्न्स आर डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कस्प आर विच आर प्रेजेंट देयर. एंड ऑल्सो पल्प जो है वो स्मॉल हो जाता है हमारे एज के साथ. अभी हमारे पल्प ज्यादा है एंड अलॉन्ग विद एजिंग पल्प जो है वो रिड्यूस होने लगता है. एंड वहीं अगर हम रेडिकुलर पल्प की बात करें तो रेडिकुलर पल्प कहाँ से एक्सटेंड करता है? हमारा जो टूथ का सर्वाइकल पोर्शन है, हमारे जो टूथ का सर्वाइकल पोर्शन है वहां से लेकर वो हमारे रूट वाले रीजन तक एक्सटेंड करता है. इधर एपिकल फोरामेन को छोड़कर यहाँ तक वो एक्सटेंड करता है. एंटीरियर टीथ में हमको सिंगल देखने को मिलेगा, लाइक और पोस्टीरियर टीथ. जैसे सपोज दिस यू कैन लाइक कस्पिड है तो ये वाला आप प्रीमोलर और मोलर, द पोस्टीरियर टीथ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोस्टीरियर टीथ. वहीं अगर आप एक एंटीरियर टीथ को देखेंगे, सपोज दिस इज अ इंसाइजर, एंड
तो यहाँ पे हमको जो पल्प कैविटी दिखने को मिलेगी इसके अंदर पूरे में, तो वो वाली जो है वो सिंगल, वहां पे एक वन एपिकल फोरामेन दिखेगा और एक पूरी वन पल्प कैविटी देखने को मिलेगी। एंड पोस्टीरियर टीथ में ही वही हमको मल्टीपल एपिकल फोरामेन देखने को मिलेंगे, और ये पूरा जो है वो कंटिन्यू होता है विद एपिकल कनेक्टिव टिश्यू से थ्रू द एपिकल फोरामेन। और नाउ आफ्टर दिस ऑल लेट्स सी द हिस्टोलॉजी ऑफ पल्प। अब पल्प की अगर हिस्टोलॉजी को समझें तो देखिए, दिस इज द पल्प। So this is the tooth, and let's make the pulp in it. So I am drawing so roughly here right now. Don't go on my diagrams. And so हमें 4 zones देखने को मिलते हैं पल्प में। This is the dentine, enamel, पल्प। तो यहाँ पे हमको जो पल्प के जो आउटर यहाँ पे ये बाउंड्री है, यहाँ पे हमको सबसे पहला जोन देखने को मिलता है यहाँ पे। Here we'll see this is the odontoblastic zone. So what's that? That's the odontoblastic zone. ओडोंटोब्लास्टिक जोन, ओडोंटोब्लास्टिक जोन के इधर पूरा खाली स्पेस देखने को मिलता है, ओडोंटोब्लास्टिक जोन हो गया। एंड देन अ फ्री लेयर ऑफ सेल, दैट इज द सेल फ्री जोन ऑफ व्हील। दिस इज द सेल फ्री जोन और सेल फ्री जोन ऑफ व्हील। एंड आफ्टर दैट थर्ड लेयर आती है, थर्ड क्या है, दैट इज द सेल रिच जोन। ओडोंटोब्लास्टिक जोन, सेल फ्री जोन, सेल, देन देयर कम द सेल रिच जोन, 3 जोन। एंड द लास्ट 4th जोन विच कम्स इज द पल्प कोर। एंड ये जो बीच का जो सेंटर पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, दैट इज द पल्प कोर। तो 4 जोन्स देखने को मिलते हैं हमें पल्प में, पेरीफेरी से लेकर बीच में आते हुए। ओडोंटोब्लास्टिक जोन, सेल फ्री जोन, सेल रिच जोन एंड द पल्प कोर जोन। 4 जोन्स आर सीन इन द पल्प। तो पेरिफेरल एस्पेक्ट जो है उसको हम बेसिकली ओडोंटोजेनिक जोन बोलते हैं। जो ओडोंटोजेनिक जोन है ये क्या करता है, बेसिकली ओडोंटोब्लास्ट बनाता है। ओडोंटोब्लास्ट सेल है, दैट इज अ डेंटिन फॉर्मिंग सेल जो फर्दर डेंटिन को फॉर्म करेगी। इमीडिएटली हमें ओडोंटोब्लास्टिक के बाद हमें सेल फ्री जोन दिखता है, और ये सेल फ्री जोन को हम सेल फ्री जोन ऑफ व्हील भी बोलते हैं, या फिर इनको हम सब ओडोंटोब्लास्टिक लेयर या हॉकल्स लेयर भी बोलते हैं। दिस सेल फ्री जोन इज ऑल्सो नोन एज द सब ओडोंटोब्लास्टिक लेयर, is also known as the subodontoblastic layer, and it is also known as the subodontoblastic, it's also known as the Hockel's layer. So these are the name of this. And इस चीज में होता क्या है, बेसिकली ये पूरा आपको ऐसा वैकेंट पोर्शन दिखेगा, और इसमें बेसिकली आपको बहुत सारे कुछ बंडल्स ऑफ न्यूमरस बंडल्स रेटिकुलर फाइबर्स के दिखेंगे, जिनको हम कॉर्स फाइबर्स बोलते हैं, विच आर नोन एज द कॉर्स फाइबर्स। तो ये वाले जो बंडल ऑफ फाइबर हमें सेल फ्री जोन के अंदर देखने को मिलेंगे, और ये वाले जो फाइबर्स हैं वो पास करेंगे सेंट्रल पल्प रीजन से और अक्रॉस जो सेल फ्री जोन एंड बिटवीन द ओडोंटोब्लास्ट। सेल फ्री जोन और ओडोंटोब्लास्ट के बीच में यहाँ से पास होते हुए दे गोज टू इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द डेंटिन लेयर, मैट्रिक्स में जाएंगे, और बहुत सारी कैपिलरीज, नर्व्स वगैरह भी फाउंड होंगे सेल फ्री जोन में। तो अब नाउ दिस वन इज रेस्पेक्ट टू द सेल फ्री जोन। सेल फ्री जोन के बाद हमारे आता है नेक्स्ट जोन, दैट इज द सेल रिच जोन। We have seen the odontoblastic zone, which is the dentine forming odontoblastic zone, that is the dentine forming zone. Then there comes the cell free zone. Cell free zone में हमने देख लिया, रेटिकुलर फाइबर्स के लेयर मिलेगी जो पूरे में एक्सटेंड करेगी, नर्व और वेसल्स भी देखने को मिलते हैं। एंड देन देयर कम्स द सेल रिच जोन। सेल रिच जोन जैसे नाम पता चल रहा है, बहुत सारी मल्टीपल सेल और देखने को मिलेंगी। तो सेल रिच जोन में हमको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारी न्यूमरस सेल्स देखने को मिलेगी, जिसमें प्रीडोमिनेंट जो सेल है दैट इज द फाइब्रोब्लास्ट। प्रीडोमिनेंट सेल कौन सी देखने को मिलेगी, दैट इज द फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल देखने को मिलेगी। फाइब्रोब्लास्ट जो है उसकी, और फाइब्रोब्लास्ट जैसे मैं आई वो ऑलरेडी टोल्ड यू कि फाइब्रोब्लास्ट की वो सिंथेसिस का भी काम करती है और डिग्रेडेशन का भी काम करती है। लाइक जैसे हम पढ़ते हैं ऑस्टियोब्लास्ट अलग होता है, बोन फॉर्मिंग करेगी, ऑस्टियोक्लास्ट डिग्रेडेशन करेगी, बट फाइब्रोब्लास्ट जो है वो फॉर्मेशन का भी, कोलेजन मैट्रिक्स फॉर्मेशन भी वही करेगी और उसका डिग्रेडेशन भी वही करेगी। तो इट्स एक्चुअली क्रिएटर एंड अ डिस्ट्रॉयर टू। And this is respect to the cell zone. It's the predominant cell है fibroblast, and then there comes the last zone, which is the last zone. Then last zone is the pulp core zone, जो अंदर की तरफ पूरा pulp core zone है, that is the pulp core zone. तो pulp core zone में क्या आएगा, तो pulp core zone में हमारे predominant blood vessels देखने को मिलेंगी। अब let's see that again. pulp core zone में हमको क्या देखने को मिलेगा, we'll see the vessels here on. इसके अंदर हमको
वेसल्स देखने को मिलेगी। ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसके अंदर न्यूमरस ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे हमको। सो एंड न्यूमरस प्रीडोमिनेंट ब्लड वेसल्स, और इसमें हमको सेल रिच जोन। और अगर हम सेल पूरे, और अगर हम अब बात करते हैं पूरे पल्प में, तो पूरे पल्प में हमको साथ में सेल्स देखने को मिलेगी और इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे। सेल एंड पूरे इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस, सेल जैसे ओडोंटोब्लास्ट देखने को मिलेंगी। ओडोंटोब्लास्ट याद रखिए, फाइब्रोब्लास्ट जो है वो मतलब सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट सेल है, एंड देन देयर कम्स द ओडोंटोब्लास्ट सेल। ओडोंटोब्लास्ट सेल जो है वो सेकंड नंबर पर आती है, सबसे ज्यादा फाइब्रोब्लास्ट है, देन देयर कम्स द ओडोंटोब्लास्ट नंबर्स में इन द पल्प। सो अब हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं ओडोंटोब्लास्ट को। ये सब सेल्स हो गए, फाइब्रोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट, अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स देखने को मिलेगी, ऑल्सो मैक्रोफेजेस ऑल्सो सीन। So now let's discuss our another cell, that is the odontoblast cell. So let me write here what we're discussing. We are discussing right now that odontoblast cells. सो ओडोंटोब्लास्ट जो है वो सब सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट सेल है पूरे पल्प की आफ्टर द फाइब्रोब्लास्ट। और इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, इसका अरेंजमेंट जो है वो पल्प में एक पैलिसेड पैटर्न में अरेंजमेंट होता है इसका, क्राउन ऑफ मैच्योर टीथ में। और इसकी लोकेशन जो है वो कांस्टेंट होती है और वो प्री डेंटिन के एडजेसेंट होते हैं। हमने देखा था ना, दिस इज द पल्प एंड दैट्स द डेंटिन। और यहाँ पे इसके जो पेरीफेरी एरिया है, जो डेंटिन से पेरीफेरी जो एरिया है, यहाँ पे हमको ओडोंटोब्लास्टिक लेयर मिलती है। सो बेसिकली इसकी लोकेशन क्या होगी, इट इज कांस्टेंट लोकेशन होती है इसकी एडजेसेंट टू द प्री डेंटिन ओडोंटोजेनिक जोन ऑफ द पल्प। और सेल बॉडी और पल्प जो है, सेल बॉडी अभी जो ओडोंटोब्लास्ट है, ओडोंटोब्लास्ट में हमको दो चीजें देखने को मिलती है, एक तो ओडोंटोब्लास्ट की सेल बॉडी और उसके सेल प्रोसेसेस। तो जो सेल बॉडी वाला पार्ट है, इसका जो सेल बॉडी वाला पार्ट है ये हमको देखने को मिलेगा पल्प में। और इसका जो सेल प्रोसेसेस, उसके जो प्रोसेसेस वाला जो पार्ट है, और जो इसमें डेंटल ट्यूब्यूल्स आते हैं, वो हमको देखने को मिलेगा डेंटिन वाले पार्ट में। देन देयर कम्स जो ओडोंटोब्लास्ट है वो क्राउन। अब ओडोंटोब्लास्ट ऑल ओवर सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्राउन वाला जो पोर्शन है इधर ऊपर सबसे टॉप में, क्राउन वाले पोर्शन में हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी ये इस तरह की टॉल कॉलमनर शेप में देखने को मिलेगा। ये टॉल कॉलमनर टाइप देखने को मिलेंगी ओडोंटोब्लास्ट। उसके बाद जैसे जैसे ये नीचे से रूट में आती जाएंगी, मिडल में पहुंच जाएंगी, तो मिडल में ये क्यूबॉइडल हो जाएंगी, और क्यूबॉइडल और नीचे की तरफ यहाँ पे क्यूबॉइडल, एंड नीचे की तरफ जब ये आएंगे तो नीचे की तरफ दे बिकम द फ्लैट स्पिंडल शेप बन जाएंगी। सो ओडोंटोब्लास्ट सेल जो है सबसे ऊपर कैसी होंगे, ऊपर टॉल कॉलमनर है, फिर मिड ऑफ रूट में आते हुए ये क्यूबॉइडल हो जाएंगी, एंड सबसे नीचे जब ये आएंगी तो सबसे नीचे होगी इनकी शेप जो होगी वो स्पिंडल शेप बन जाएंगी नियर द एपेक्स ऑफ द रूट। सो दिस वन इज विद रेस्पेक्ट टू द ओडोंटोब्लास्ट। अब हम देखते हैं फाइब्रोब्लास्ट को डिटेल में। सो नाउ लेट्स सी अबाउट द फाइब्रोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट वी हैव डन, सो नाउ लेट्स सी द फाइब्रोब्लास्ट। दिस इज द फाइब्रोब्लास्ट। और दो फाइब्रोब्लास्ट जो हमने देखा था, सबसे फाइब्रोब्लास्ट के बारे में अगर डिस्कस करें, सो इट इज द सबसे ज्यादा नंबर में देखने को मिलेगी, इट इज द हाईएस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर इन द पल्प। एंड सबसे ज्यादा जो फाइब्रोब्लास्ट है वो कोरोनल पार्ट में होगी, जो रूट वाला क्राउन वाला पार्ट है, वहां पे हमको सबसे ज्यादा न्यूमरस फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिलेगी। और वहीं पे वो दे फॉर्म द सेल रिच जोन। हमने सेल रिच जोन में स्पेशली कौन सी सेल डिस्कस की थी, हमने डिस्कस की थी देयर वाज अ फाइब्रोब्लास्ट सेल। एंड ये क्या करती है, एक फॉर्म कर मेंटेन करती है पल्प का मैट्रिक्स, जो कोलेजन फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन क्या है, बेसिकली मैट्रिक्स फॉर्मेशन कोलेजन फाइबर्स का मैट्रिक्स फॉर्मेशन करती है, तो इसलिए वो कोलेजन फाइबर और उसका मैट्रिक्स फॉर्मेशन करती है। यंग सेल्स में, यंग पल्प में अगर हम देखें तो वो सेल जो है वो एक्टिवली डिवाइड करती हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज करती हैं। और इमेच्योर, अब हम देखें अगर दो टाइप के पल्प होते हैं, लाइक वन इज द इमेच्योर पल्प एंड देन देयर बिकम्स अ मैच्योर पल्प। तो इमेच्योर पल्प में क्या देखने को मिलता है, उसमें सेल्यूलर एलिमेंट्स प्रीडोमिनेट करते हैं। सेल्यूलर एलिमेंट्स, जो सेल एलिमेंट्स हैं वो प्रीडोमिनेट करेंगे। एंड वंस द पल्प इज मैच्योर, और मैच्योर पल्प में हमारे जो फाइब्रस कंपोनेंट्स हैं, फाइब्रस एलिमेंट्स हैं, वो प्रीडोमिनेट करेंगे। इसका मतलब है फाइब्रस एलिमेंट्स लाइक कोलेजन फाइबर्स वगैरह वो प्रीडोमिनेटली सीन होंगे उसके अंदर। ड्यूअल फंक्शंस होते हैं मतलब इस फाइब्रोब्लास्ट के, कि फाइब्रोब्लास्ट जो है वो मैंने बोला था क्रिएटर भी वही है, डिस्ट्रॉयर भी वही है। वही कोलेजन मैट्रिक्स का सीक्रेशन बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा, और वही उसका डिग्रेडेशन करेगा।
सो दिस इज विद रेस्पेक्ट टू द फाइब्रोब्लास्ट. एंड फाइब्रोब्लास्ट के बाद हमें और अनादर सेल में देखने को मिलती है, दिस फाइब्रोब्लास्ट. एंड देन देयर कम्स अनादर सेल दैट इज द मैक्रोफेजेस. तो मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस हमने पढ़ा है बायोलॉजी में, मतलब हमें स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ब्लड डिफेंस मैकेनिज्म. तो मैक्रोफेजेस जो है वो ओवल और स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती हैं, और ये क्या है बेसिकली प्रेजेंट होती है नॉर्मल डेंटल पल्प में. ये फेगोसाइटोसिस का काम करेंगे. मैक्रोफेजेस जो है एंगल्फ करेंगे डिफरेंट foreign antigens को. And then after macrophages the another stuff which is come, that is the dendritic cell. What there is? Dendritic cell. Dendritic cells are basically the antigen presenting cells. ये बोन मैरो से डिराइव्ड होती है और ये एंटीजन को प्रेजेंट करती है. कोई भी लाइक फॉरेन एंटीजन, सपोज हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन एंटीजन आया, ये वाली जो सेल्स हैं ये उसको कैप्चर करेंगे और उसको लेके जाएंगी एंटीजन, उनको लेके जाएंगी टी सेल्स के पास. ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये कि ये अपने कुछ लेके आई हैं टी सेल्स के पास, उसको प्रेजेंट करेंगी. और क्या फंक्शन है इसका? ये पार्टिसिपेट करती है इम्यूनो सर्विलेंस. दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इम्यूनो सर्विलेंस एंड इंक्रीज नंबर इन द टीथ. एंड डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेजेस दोनों मिला के, ये डेंड्राइटिक सेल्स एंड द मैक्रोफेजेस दोनों मिला के हमारे टोटल 80% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट कर देंगी. एंड विद डेंड्राइटिक, और जिसमें से भी डेंड्राइटिक सेल का जो परसेंट, डेंड्राइटिक सेल कंपैरेटिवली ज्यादा होती है इनमें मैक्रोफेजेस के कंपैरेटिव. After the dendritic cell macrophages we seen another things which come, that is the undifferentiated mesenchymal cells. So let me write here what is the what we are reading right now, that is the undifferentiated mesenchymal cells. So they are the totipotent cell. हमने जैसे पढ़ा था the pluripotent stem cells होती हैं, जो ये क्या होती है? They are basically the pluripotent totipotent cells, जो इनमें एबिलिटी होती है कि वो कोई भी टाइप की सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं. तो अनडिफरेंशिएटेड एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स जो कोई भी सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है. हमने पल्प में कौन सी सेल्स देखी थी? हमने देखी थी कि ओडोंटोब्लास्ट प्रेजेंट होती है, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होती है, मैक्रोफेजेस होती है, डेंड्राइटिक सेल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल जो सेल्स प्रेजेंट हैं. तो ये इनमें कैपेबिलिटी लाइक दिस इज द सेल. अब नाउ इट हैव कैपेबिलिटी कि कुछ भी डिपेंड नहीं कर पाता कि क्या बनाना है. ये ओडोंटोब्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकती है, ये फाइब्रोब्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकती है, ये कन्वर्ट हो सकती है मैक्रोफेजेस में. एनी सेल it has the ability to convert into the any cell. And after this there comes the matrix. तो मैट्रिक्स हमारा फॉर्म होता है पूरा कोलेजन फाइबर्स का. कोलेजन में भी स्पेशली उसमें जो कोलेजन है मैट्रिक्स में स्पेशली जो कोलेजन हमको देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज द टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन फाइबर. 3 टाइप के कोलेजन फाइबर देखने को मिलेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन फाइबर्स. एंड देन देयर कम्स अनदर सेल दैट इज द आफ्टर दीज ऑल देयर कम्स अनदर दैट इज द पल्प स्टेम सेल्स. पल्प स्टेम सेल जो है वो माइग्रेट करती है साइट ऑफ इंजर्ड ओडोंटोब्लास्ट पे. लाइक सपोज कोई ओडोंटोब्लास्ट, हमारी जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं, अगर ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कभी इंजर्ड हो जाए तो यहाँ पे जो पल्प स्टेम सेल्स है वो चाहिए माइग्रेट करेंगे और इनको रिपेयर करने का काम करेंगे. सो दिस वन इज विद रेस्पेक्ट टू द सेल्स की कौन कौन सी सेल्स देखने को मिलती हैं. नाउ अनदर थिंग विल डिस्कस राइट नाउ, दैट इज द फंक्शंस ऑफ पल्प. अब पल्प के क्या क्या फंक्शंस हैं? सो लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द पल्प. तो पल्प का फर्स्ट फंक्शन है पल्प का कि पल्प जो का इंडक्टिव फंक्शन. Let me write here the functions of the pulp. The first function of this pulp is the inductive function. So what is inductive function? Inductive function is basically like अब ये जो पल्प है, अब ये पल्प जो है वो इंटरेक्ट करेगा एपिथेलियम, ओरल एपिथेलियम से, जो ओरल म्यूकोसा ओरल एपिथेलियम है वहां से इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? डेंटल लैमाइना. हम अगर आपको याद है तो हमने इनिशियली इनेमल एंड उस चैप्टर में पढ़ा था, देयर इज अ टूथ फॉर्मेशन, दिस इज अ डेंटल लैमाइना. फ्रॉम डेंटल लैमाइना इट डेवलप्स इनटू द इनेमल ऑर्गन. सो ये वाला जो इनेमल ऑर्गन है तो जो अल्टीमेटली इनेमल फॉर्मेशन करेगा. तो बेसिकली क्या करता है? पल्प जो है वो ओरल एपिथेलियम को सिग्नल देता है, उसको उसके साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से डेंटल लैमाइना जो है वो डिफरेंशिएट कर जाती है इनटू द इनेमल ऑर्गन, और इनेमल ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आगे फर्दर टूथ का फॉर्मेशन होगा. सो दिस वन इज द इंडक्टिव फंक्शन. इंडक्टिव फंक्शन के बाद हमारे पास दूसरा फंक्शन देखने को मिलेगा, दैट इज द फॉर्मेटिव फंक्शन. So let's discuss the another function, that is the formative function. And this formative function.
सो फॉर्मेटिव फंक्शन क्या है कि अब जो हमने देखा पल्प में ओडोंटोब्लास्टिक लेयर जोन होता है, ओडोंटोब्लास्टिक सेल फ्री जोन, सेल रिच जोन एंड द पल्प कोर जोन। तो ओडोंटोब्लास्टिक जोन जो है वो डेंटिन का फॉर्मेशन करेगा। वो ओडोंटोब्लास्टिक जोन ओडोंटोब्लास्ट सेल से बना है जो फर्दर क्या करता है, डेंटिन का फॉर्मेशन करेगा। सो पल्प में तो इट इज द फॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ द पल्प, formative. And after formative function there comes another function, that is the sensory function. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसरी फंक्शन, सेंसरी कैसे, क्योंकि पल्प में हमने पढ़ा है कि पल्प जो है पूरा नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई पूरा उससे रिच होता है, रिच वस्कुलेचर, रिच न्यूरोवस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है पल्प में। तो इसकी वजह से जो नर्व्स और ब्लड सप्लाई की जो सेंसेशन है, जो नर्व सेंसेशन है, वो अंदर क्या चल रहा है, अंदर इनसाइड क्या है, उसकी जो सेंसेशन है वो कैरिड होते हैं यहाँ तक, एंड जिसकी वजह से हमें टूथ के अनसाइड एक्टिविटी का सेंस फील होता है। सो दैट्स द सेंसरी फंक्शन ऑफ द पल्प. After sensory function there come another function. This is three functions, and after that is the nutritive function. So let me write here the nutritive function. द न्यूट्रिटिव फंक्शन, न्यूट्रिटिव फंक्शन क्या होता है कि पल्प में, अब जैसे ब्लड वेसल्स हमने बोला है कि पल्प जो है पूरा वस्कुलेचर अच्छा डेवलप्ड होता है, तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई जो होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेंटिन को थ्रू द ब्लड वेसल्स एंड ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस। यहाँ से जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं ये सराउंडिंग डेंटिन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेंगी। ऑल्सो ये जो ओडोंटोब्लास्टिक जोन है इसको भी ब्लड सप्लाई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, जिसकी वजह से हमारा जो टूथ है वो वाइटलिटी उसकी मेंटेन रहती है। And so this is the nutritive function of the via the blood supply, and then there comes the last function, and that is the defensive function. So let me know the defensive or the reparative function. Defensive or the reparative function. सो व्हाट्स दैट, सो बेसिकली जो पल्प है वो खुद को प्रोटेक्ट करता है और बाकी के सराउंडिंग जो डेंटिन है और पूरा टूथ है उसको भी प्रोटेक्ट करता है बाय प्रोड्यूसिंग द रिपेरेटिव डेंटिन. रिपेरेटिव डेंटिन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द डेंटिन, सो इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो अगेन in reparative dentin. So this one is with respect to the function. Now let's discuss another thing, that is the nerves of the dental pulp. So let me write down here. So this is the nerves of the dental pulp. Nerves of the dental pulp. So नर्व्स जो है बेसिकली एपिकल, आपने देखा था पूरा अपाइकल फोरामेन होता है, तो अपाइकल फोरामेन से नर्व सप्लाई एंटर होती है, और जो नर्व सप्लाई पूरे एफेरेंट ब्लड वेसल्स और एक तरह पूरा न्यूरोवस्कुलर बंडल फॉर्म करती है. न्यूरोवस्कुलर बंडल क्यों, क्योंकि उसमें नर्व्स भी प्रेजेंट है और सराउंडिंग वहां उसी एपिकल फोरामेन से ब्लड वेसल्स भी एंटर हो रही है, तो ये पूरे को हम बोलते हैं एक न्यूरोवस्कुलर बंडल फॉर्म हो जाता है. और नर्व, ये पूरा जो नर्व बंडल है ये इसमें बेसिकली क्या होता है, अब इसका ये जो है न्यूरोवस्कुलर, दिस इज द नर्व एंड सपोज दिस इज द नर्व एंड दिस इज द ब्लड वेसल. तो अब अभी हम नर्व की बात कर रहे हैं, तो ये जो नर्व है, तो नर्व है, इस नर्व में प्रिंसिपली हमको क्या देखने को मिलता है, प्रिंसिपली इसमें हमको सेंसरी एफेरेंस देखने को मिलता है. वॉट विल सी हियर, एफेरेंस, यहाँ से सिग्नल जा रहा है ना, सो दिस इज द बेसिकली एफेरेंट फाइबर, तो इसमें हमको सेंसरी एफेरेंस देखने को मिलता है ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व. ट्राइजेमाइनल नर्व, इफ यू डोंट फॉरगेट, दिस इज द फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व मिक्स नर्व, उसके हमको सेंसरी एफेरेंस देखने को मिलता है. प्लस क्या देखने को मिलता है हमको, सिंपैथेटिक ब्रांचेस ऑल्सो सीन, सो सिंपैथेटिक ब्रांचेस. सो दिस इज विद रेस्पेक्ट टू द डेंटल पल्प, नर्व्स ऑफ द डेंटल पल्प. और क्राउन में, और ऑल्सो द क्राउन और रूट का हम सेपरेट डिस्कस करते हैं. लेट्स सी nerve supply in the crown and the root. So this is the pulp, this is the tooth, and roughly diagram here right now. And तो ये वाला जो पोर्शन है, जो क्राउन कोरोनल पोर्शन है, तो कोरोनल पोर्शन में हमको एक प्रोनाउंस प्लेक्सस देखने मिलता है, एक नेटवर्क देखने को मिलता है नर्व्स का. अब नर्व्स जा रही हैं यहाँ पे जो है, देखो दिस इज द नर्व्स. अब नर्व्स का ऐसे ये नर्व्स ऐसे प्लेक्सस देखने को मिलता है, और इसी प्लेक्सस को बीनीथ द ओडोंटोब्लास्टिक लेयर, यहाँ ओडोंटोब्लास्टिक लेयर के जस्ट बीनीथ हमको कोरोनल पोर्शन में एक प्लेक्सस देखने को मिलेगा नर्व्स का. इसी प्लेक्सस को हम क्या बोलेंगे, प्लेक्सस ऑफ रेश्काव. दैट इज नोन एज द प्लेक्सस ऑफ रेश्काव, plexus of Reshkow.
सो यहाँ पे ये हमको देखने को मिलेगा कोरोनल पोर्शन में, जो ऑक्यूपाई करेगा सेल फ्री जोन को। सेल फ्री जोन में हमने पढ़ा था कॉफ फाइबर्स होते हैं, अलॉन्ग विद दैट दिस इज प्रोनाउन प्लेक्सस ऑफ रश्का ऑल्सो देयर, एंड इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखें तो हमको एक सिल्वर सेक्शंस के फॉर्म में देखने को मिलेगा, सिल्वर स्टेन सेक्शंस में, एंड और बाय द इम्यूनिटी टू द केमिकल टेक्निक्स। एंड अगर हम ये दिस इज विद रेस्पेक्ट टू कोरोनल पोर्शन। अगर हम रेडिकुलर पोर्शन को देखें तो नर्व्स में, तो रेडिकुलर पोर्शन में हमें कोई ऐसा इस तरह का कोई रेडिकुलर पोर्शन में हमको इस तरह का कोई भी करस्पॉन्डिंग प्लेक्सस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये करस्पॉन्डिंग आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो ये ऐसा करस्पॉन्डिंग पल्प में जो नर्व प्लेक्सस है वो कौन से पार्ट में दिखता है, तो दैट इज सीन इन द कोरोनल पोर्शन ऑफ द पल्प, एंड इट इज एंड सच काइंड ऑफ प्लेक्सस इज नॉट सीन in the radicular portion of the pulp. After this, now let's discuss some clinical aspects of this. That is the progressive changes along what's there in case of aging. अब एजिंग होने लगती है तो एजिंग के केस में प्रोग्रेसिव चेंजेस में क्या क्या आएंगे, द रिग्रेसिव चेंजेस, व्हाट्स द रिग्रेसिव चेंजेस इन केस ऑफ एजिंग. सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा पल्प स्टोन्स. पल्प स्टोन्स इट्स ऑल्सो नोन एज द डेंटिकल्स. पल्प स्टोन और द डेंटिकल्स. ये पल्प स्टोन्स या डेंटिकल्स क्या होते हैं, ये एक नॉड्यूलर कैल्सिफाइड मासेज होते हैं जो या फिर तो कोरोनल पोर्शन में आ सकते हैं या फिर रेडिकुलर पोर्शन में या फिर दोनों जगह कहीं भी आ सकते हैं पूरे उसमें कोरोनल रेडिकुलर पोर्शन में. कुछ कैल्सिफाइड नॉड्यूलर कैल्सिफाइड मासेज डिपॉजिट हो जाते हैं. और ये वाले जो है पल्प स्टोन, अगर ये किसी नर्व पे है, अगर ये पल्प में जो नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होती है, नर्व्स वस्कुलेचर सप्लाई जो प्रेजेंट होती है, अगर ये उसी पे अराइज हो गए तो ये ट्रबल कॉज करेंगे हमको आगे जाके. बट इफ दे अराइज इन रेस्ट वेयर इंस्टीड ऑफ दिस नर्व्स, इंस्टीड ऑन इम्प्रिंजिंग ऑफ दिस ऑन दिस नर्व्स, इफ दे आर अराइज फ्रॉम एल्सवेयर, तब तो वो एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे अनटिल अनलेस दे इम्प्रिंज ऑन द नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स. और ये जो है वो फंक्शनल भी दिखते हैं एज वेल एज, अभी जैसे हमारा कोई टीथ है वो इरप्ट हो चुका है, हमको ये चीज उसमें भी देखने को मिल सकती है. और कोई जो टीथ है वो एम्बेडेड है अनइरप्टेड, कोई टीथ अभी अनइरप्टेड है, उस केस में भी हमको ये देखने को मिल सकता है ये वाली चीज. अब नाउ दिस पल्प स्टोन्स जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम. पल्प स्टोन और द डेंटिकल्स कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप, दैट इज द ट्रू डेंटिकल्स एंड अदर इज द फॉल्स डेंटिकल्स. ट्रू डेंटिकल्स और ट्रू पल्प स्टोन और द फॉल्स डेंटिकल और द फॉल पल्प स्टोन. So first of all, let's discuss about the true denticle. Let's discuss about the true denticle. So what's the true denticle? ट्रू डेंटिकल जो है बेसिकली डेंटिन को रिप्रेजेंट, डेंटिन जैसा ही स्ट्रक्चर होता है ट्रू डेंटिकल का. दिस इज द पल्प, दिस इज द डेंटिन एंड दिस इज द पल्प. अब पल्प में लाइक ये वाला जो पोर्शन है पूरा, अब क्या होगा कि जो ट्रू डेंटिकल्स है डेंटिन को सिमिलर करेंगे, डेंटिन को, विच इज गोना कंफ्यूज व्हाट्स दैट, इट्स दैट डेंटिन और द समथिंग एल्स. सो दे रिप्रेजेंट द सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू डेंटिन. और ये बेसिकली ट्रू डेंटिकल्स जो है वो काफी रेयर टाइप के होते हैं. ट्रू डेंटिकल्स आर रेयर एंड दे आर लोकेटेड क्लोज टू द एपाइकल फोरामेन. एपाइकल फोरामेन जो है उसके क्लोज, यहाँ इस एरिया में हमको ट्रू डेंटिकल्स मिलेंगे लगभग एपाइकल फोरामेन के रीजन में. एंड दे आर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन्स ऑफ द रेमिनेंट्स ऑफ हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ. हमने पढ़ा था इनिशियली दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकुलर डेंटिन, जो रूट में जो डेंटिन का फॉर्मेशन है वो किससे होता है, दिस इज ड्यू टू द हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ. और हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ के कुछ अगर रिमेनेंट्स रह जाते हैं, उन रिमेनेंट्स को हम बोलते हैं सेल रेस्ट ऑफ मोलासिस. हर्टविग एपिथेलियल शीथ के कुछ रिमेनेंट्स रह जाते हैं, दे आर नोन एज द सेल रेस्ट ऑफ मोलासिस. एंड अगर वो सेल रेस्ट ऑफ मोलासिस जो है उनका वो इंक्लूड होगा इसके अंदर, इस पल्प में, मतलब ये पल्प है इसमें वो सेल रेस्ट ऑफ रिमेनेंट मोलासिस इंक्लूड हो गए, तो वो फॉर्म करेंगे इसे नोड्यूल्स. और दीज रिमेनेंट्स जो है इंड्यूस करेंगे पल्प को. अब ये रिमेनेंट्स रहेगा यहाँ पे, अब ये रिमेनेंट्स इस पल्प को इंड्यूस करेंगे कि ये पल्प की ये ओडोंटोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो जाए. अब सपोज दिस यहाँ पे ओडोंटोब्लास्टिक लेयर प्रेजेंट है एंड यहाँ पे भी जो पल्प है वो ओडोंटोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाए. अगर ये ओडोंटोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा देन इट फॉर्म्स द डेंटिन. तो इस वजह से पूरा जो है वो डेंटिन ऑल ओवर डेंटिन स्प्रेड हो जाता है, नोड्यूलर कैल्सिफाइड मासेस बन जाते हैं जो डेंटिन को रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं. दैट्स एन आफ्टर दिस इज द ट्रू, दे आर नोन एज ट्रू डेंटिकल एंड दे आर रेयर. आफ्टर दैट देयर कम्स द फॉल्स डेंटिकल्स and there comes the false denticle. So what's false denticles? Let's discuss about.
अब फॉल्स डेंटिकल्स में हमको कोई ऐसे डेंटिनल ट्यूब्यूल्स देखने को नहीं मिलते हैं। ये कॉन्सेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। दे अरेंज इन द कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ कैल्सिफाइड टिश्यूज। कुछ केसेस में कैल्सिफिकेशन जो है वो कोलेजन फाइबर्स के जो बंडल्स हैं वहां पे देखने को मिलते, जो कोलेजन पूरे पल्प में कोलेजन फाइबर्स के जो बंडल्स हैं उनके अराउंड में हमको ऐसे देखने को मिलेगा ऐसा कैल्सिफिकेशन। और ऑल्सो जो ये डेंटिकल्स हैं, कोई भी जो डेंटिकल को आप उठा लो, चाहे ट्रू डेंटिकल हो चाहे फॉल्स डेंटिकल हो, इनिशियली दे आर स्मॉल। ऑल डेंटिकल जो है वो ऐसे स्मॉल नोड्यूल्स में बिगिन होते हैं, बट इनिशियली जिसे इंक्रीमेंटल ग्रोथ होने लग जाती है और वो बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे। इनिशियली दे आर स्मॉल एंड विद टाइम दे यूज टू ग्रो इंक्रीज इन साइज बाय द इंक्रीमेंटल ग्रोथ। अब पल्प स्टोन्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। अब पल्प स्टोन हमने ये तो देख लिया कितने टाइप के होते हैं, ट्रू डेंटिकल कैसे होते हैं इस बेसिस पे। अब वो कहाँ पे लोकेटेड हैं उस बेसिस पे हम पल्प स्टोन को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट इज द फ्री पल्प स्टोन, देन देयर कम्स द अटैच्ड पल्प स्टोन एंड देन देयर कम्स द एम्बेडेड पल्प स्टोन। 3 टाइप के पल्प स्टोन होते हैं। कहाँ पे लोकेटेड है वो? फ्री, अटैच्ड एंड द एम्बेडेड। फ्री पल्प स्टोन क्या होता है? वो एंटायरली सराउंड करते हैं पल्प टिश्यू को। ये जो पूरा पल्प टिश्यू है वहां वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, पूरे मतलब पल्प से घिरे हुए होते हैं। तो वो क्या हो गए? फ्री पल्प स्टोन, जो एंटायरली सराउंडेड बाय द पल्प स्टोन, बाय द पल्पल टिश्यू। देन देयर कम्स द अटैच्ड पल्प स्टोन। सो अटैच्ड पल्प स्टोन क्या होते हैं? सो अटैच्ड पल्प स्टोन आर बेसिकली दैट ये जो अटैच पल्प स्टोन है ये पार्टली मतलब डेंटिन के साथ फ्यूज्ड होते हैं। तो दीज अटैच पल्प स्टोन आर पार्टली फ्यूज्ड विद द डेंटिन। अब डेंटिन के साथ फ्यूज होते हैं एंड देन देयर कम्स अनदर दैट इज द एम्बेडेड पल्प स्टोन्स। एम्बेडेड पल्प स्टोन जो है वो पूरे एंटायरली डेंटिन से सराउंडेड होते हैं। उससे पल्प का पोर्शन नहीं, वो एंटायरली डेंटिन से सराउंडेड होता है। सो दीज आर द पल्प स्टोन। और इंसिडेंस अगर हम देखें तो 66% ऑफ टीथ में 10 से 30 ईयर्स में मिलता है। 80% ऑफ टीथ में हमको 30 एंड 50 ईयर्स में देखने को मिलता है। जो ऑलमोस्ट 90% टीथ में 50 ईयर्स के बाद ही ये चीज देखने को मिलती है। डेंटिकल्स का केस हमको नहीं, और अप्रोक्सीमेटली 90% केसेस में हमको 50 ईयर्स के बाद ही ये चीज देखने को मिलती है। एंड आफ्टर दिस देयर कम्स अनदर थिंग दैट इज अ डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन। डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन क्या होता है? इरेगुलर कैल्सिफाइड डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। इरेगुलर कैल्सिफाइड डिपॉजिट्स जो कोलेजन फाइबर्स बंडल्स और ब्लड वेसल्स के अराउंड देखने को मिलेंगे। दिस इज द irregular calcified deposit which is seen around the blood vessels, collagen fibers, blood vessels, and they are found more in the root canal and less in the coronal portion. They are found in the more root canal में हमको ज्यादा देखने को मिलेंगे ये, और जो कोरोनल पोर्शन है एज कम्पेयर टू द कोरोनल पोर्शन यहाँ रूट कैनाल में ज्यादा देखने को मिलेंगे। एंड देन देयर कम्स दे सराउंडेड द ब्लड वेसल्स को सराउंड करके रखते हैं वो। So this is the diffuse calcification. Now let's see the clinical considerations. Let me write there what we are discussing right now. This is the clinical considerations. क्लिनिकल कंसिडरेशन में क्या देख रहे हैं? अगर मान लो क्लिनिकल कंसिडरेशन में सपोज पल्प जो है, पल्प का जो पूरा चैम्बर है अगर वाइड पल्प चैम्बर हो गया तो उस केस में पर्सन में अगर हम कैविटी प्रिपेयर करें तो डीप कैविटी प्रिपरेशन काफी हजार्डस हो सकता है। तो ये क्लिनिकल कारण है। जो पल्प है डिहाइड्रेशन, अगर हमें कभी डिहाइड्रेशन हो जाए, डिहाइड्रेशन की वजह से पल्प का डैमेज देखने को मिल सकता है। ऑल्सो इन केस ऑफ ट्रॉमा, लाइक ट्रॉमा इंजरी के केस में पल्प जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा इनटू द ग्रेन्युलर टिश्यू एंड डेंटिन जो है वो कमेंसेस टू बी रीअब्सॉर्ब इंटरनली और एट द पल्प डेंटिन सरफेस। जो पल्प डेंटिन सरफेस है वहां पर जो है डेंटिन कमेंसेस टू बी रिजॉर्ब्ड इंटरनली। एंड नाउ लेट्स सी आफ्टर क्लिनिकल कंसिडरेशन के पल्प वाइड चैम्बर हो जाएगा, डिहाइड्रेशन में पल्प डैमेज हो जाएगा, ट्रॉमा के केस में हमें पल्प डेंटिन सरफेस अफेक्ट मिलेगा। आफ्टर दैट विल सी द मिलेंगे हमको। So what are these retrogressive changes? These are first So sorry guys for the inconvenience. There was a technical issue, and now let's continue again. So we are discussing about the fibrosis. So retrogressive changes में first देखने को मिलता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्या होता है कि फाइब्रोसिस, तो फाइब्रोसिस में हमको बहुत डिफ्यूज के फाइब्रिलर कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत डिफ्यूज फाइब्रिलर कंपोनेंट्स एंड ऑल्सो द बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर देखने को मिलेंगे। उनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा जिसकी वजह से एक्सटर्नल ट्रॉमा जैसे टेंटल कैरीज, डीप रिस्टोरेशन और लोकलाइज्ड फाइब्रोसिस और स्केरिंग इफेक्ट देखने को मिलता है हमको। कुछ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स जो हैं, जो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमने देखा था वेसल्स वगैरह में जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स बन जाते हैं। सो दिस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स जो है वो भी अपीयर हो जाते हैं पल्पल वेसल्स में।
Also there comes another that is the calcification are found that it surrounds the vessel. Calcification found that surrounds the vessel, and so this is the fibrosis where जहाँ पे diffused fibril components in the bundle of collagen fibers form हो जाते हैं. Also trauma के केस में या फिर deep restoration की वजह से scarring effect देखने को मिलेगा, atherosclerotic plaques देखने को मिल सकते हैं, calcification देखने को मिलेगा surrounding vessels में. So this is the fibrosis. Then there comes another thing, that is after fibrosis we'll see, that is the anachoretic pulpitis. That is the anachoretic pulpitis. Anachoretic pulpitis. सो व्हाट इज एनाकोरेटिक पल्पाइटिस? एनाकोरेसिस क्या होता है? सबसे पहले एनाकोरेसिस देखें तो एनाकोरेसिस एक फिनोमेना है जिसकी वजह से ब्लड बोर्न बैक्टीरिया, डाइज, पिगमेंट्स और ये जो फॉरेन एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ये जितने भी सब मटेरियल्स हैं कहीं इन्फ्लेमेशन की साइड पे, लाइक सपोज दिस इज द शुगर पे चींटियां अट्रैक्ट होगी ना, तो आफ्टर शुगर पे चींटियां अट्रैक्ट, जैसे शुगर पे चींटियां अट्रैक्ट होंगी, द सेम वे ये एक एनाकोरेसिस फिनोमेना है जिसकी वजह से कोई सपोज यहाँ कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन की तरफ जो है बैक्टीरियाज, मटेरियल्स, डाइज एंड से ये सब अट्रैक्ट होने लग जाते हैं. इसकी वजह से क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की प्रोबेबली इट कॉजेज द इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी. इसकी वजह से कैपिलरी की जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी इन दैट पर्टिकुलर एरिया. So this we have done with the clinical consideration, retrogressive changes, pulp stones, about the pulp, types of the pulp, the 0.38 cc, all the information about the coronal radicular pulp, the pulp horns. So this is done. And so if you have any doubt in regarding the pulp, or you think I've left something in that, so you can ask me in the comment section. Comment section is open for all your queries, and also you can ask me on the YouTube. Also you can ask me in the Instagram. The Instagram link is provided in the channel link and also in the description. So bye bye guys, keep learning, and also suggest me that how you're just loving my videos or not. Just give me the suggestions regarding my videos. Bye bye guys, keep learning, keep studying.